हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं हेरिडिटी चैप्टर के पीवाईक्यूज को डिस्कस। जैसे हमने ऑलरेडी अपने चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने केमिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, उसी तरीके से आज हमारा हेरिडिटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 होगा, जिसके अंदर हम हेरिडिटी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, इफ पी प्लांट्स विथ राउंड एंड ग्रीन सीड्स आर आर क्रॉस्ड विथ पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड्स स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई का पेयर है, द सीड्स डेवलप बाय द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन विल बी। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिखा रखा है, क्रॉस कराया गया है राउंड ग्रीन सीड को रिंकल्ड येलो सीड्स के साथ। अब हमें ये बताना है कि जो हमारी F1 जनरेशन होगी उसमें जो सीड्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, राउंड ग्रीन होंगे, रिंकल्ड ग्रीन होंगे, राउंड येलो होंगे या फिर रिंकल्ड येलो होंगे। देखो, फर्स्ट हमारे पास एक पी प्लांट्स है जिसमें राउंड एंड ग्रीन सीड्स हैं, और उसी के साथ साथ एक पी प्लांट है हमारा रिंकल्ड और येलो सीड्स। गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। गैमेट्स कैसे बनेंगे, आर वाई और आर वाई। इसमें के गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, F1 जनरेशन के अंदर क्रॉस कराएंगे इन गैमेट्स का। तो जब हम इन गैमेट्स का क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने से क्या मिलेगा, आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो हर एक कंडीशन में देखो, जो हमारे गैमेट्स के बाद क्रॉस कराने पे हमारे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो कैपिटल आर किसको डिनोट करता है, राउंड को, यानी सीड्स कैसे होंगे, राउंड होंगे। और कैपिटल वाई किसको डिनोट करता है, येलो सीड्स को। तो हमारे जो सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। और हर बार जो चांसेस है वो सेम है, यानी 100% चांस है कि जो हमारा सीड होगा वो कैसा होगा, राउंड और येलो। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर डॉर्फ पी प्लांट। तो हमारे पास क्या दिया गया है कि जब हम एक टॉल पी प्लांट को क्रॉस कराते हैं डॉर्फ पी प्लांट से, तो जो परसेंटेज आती है टॉल प्लांट्स की F1 एंड F2 जनरेशन में वो क्या होगी। तो देखो यहाँ पे हमें पहले F1 जनरेशन निकालनी होगी, देन F2 जनरेशन। तो सबसे पहले हमारे पास टॉल पी प्लांट है, तो टॉल पी प्लांट्स के लिए जो हमारी एलील्स होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी। वहीं अगर जो हमारा ड्वार्फ पी प्लांट है उस कंडीशन में एलील्स हो जाएंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब हम F1 जनरेशन करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है, इनके गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। देन इनके बीच में क्रॉस कराया जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी हो जाएगा हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो देखो हर कंडीशन में जो हमारे गैमेट्स यूज हो रहे हैं, फॉर्मेशन किसकी हो रही है F1 जनरेशन में, सारे प्लांट्स कैसे हैं, टॉल हैं, और उनकी परसेंटेज कितनी है, 100%। अब देखो A B C D सब कंडीशन में F1 जनरेशन जो है वो कैसी है, 100%। इसके बाद हमें अब क्या निकालना है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे प्लांट्स बने हैं, टॉल प्लांट्स बने हैं, इनके बीच में क्या करा दिया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी।
अब देखो, जो हमारे F1 जनरेशन में प्लांट्स बने थे, उनके गैमेट्स की फॉर्मेशन की जाए, तो वो कुछ इस तरीके से होगी। अब जब हम इन गैमेट्स को आपस में क्रॉस कराएँगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल T, दिस वन कैपिटल T, स्मॉल t, ये हो जाएगा कैपिटल T, स्मॉल t, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल t। तो देखो 1 2 3 3 प्लांट्स ऐसे हैं जो टॉल होंगे, यानी 75% हमारे प्लांट्स कैसे हैं, टॉल हैं, और जो 25% प्लांट है वो कैसा है, ड्वार्फ। यानी F2 जनरेशन की भी क्या आ गई परसेंटेज, और हमें किन की परसेंटेज निकालनी थी, परसेंटेज ऑफ टॉल पी प्लांट्स। तो F1 जनरेशन में हो गई 100%, और F2 जनरेशन में हो गई हमारी 75%। यानी ऑप्शन क्या जाएगा इसका, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में अ टॉल पी प्लांट विथ राउंड सीड्स कैपिटल टी स्मॉल आर इज क्रॉस्ड विथ अ शॉर्ट टी प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स कैप स्मॉल टी स्मॉल आर, द F1 जनरेशन विल बी। हमें यहाँ पे F1 जनरेशन निकालनी है। तो देखो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, स्मॉल टी, और दोनों स्मॉल आर, इनके जब गैमेट्स बनेंगे वो क्या होंगे, टी आर और टी आर, देन अगेन स्मॉल टी आर और स्मॉल टी आर। हमें कौन सी जनरेशन निकालनी है, F1 जनरेशन निकालनी है। तो F1 जनरेशन में जब हम इनको फ्यूज कराएंगे या इनके बीच में क्रॉस होगा तो क्या बनेंगे प्लांट्स, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये भी हो जाएगा टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो हर कंडीशन में डोमिनेटिंग क्या है हमारा, टी और आर, जिसमें कैपिटल टी किसको डिनोट करता है कि जो हमारा प्लांट है वो कैसा होगा, टॉल प्लांट, और सीड्स कैसे होंगे इसके, राउंड सीड्स होंगे। और सेम हमारे हर बार प्लांट्स में आ रहा है, यानी कितने परसेंट चांस है, 100%। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 100% टॉल विथ राउंड सीड्स। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडल ऑब्टेनिंग F1 जनरेशन बाय, मेंडल ने जो F1 जनरेशन ऑब्टेन की थी वो किस तरह से की थी। ए ऑप्शन है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट्स, क्रॉस पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट्स विद प्लांट हैविंग डोमिनेंट ट्रेट, या फिर सी ऑप्शन है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन प्लांट्स विद प्लांट्स हैविंग रिसेसिव ट्रेट्स, और डी हमारे पास क्रॉस पॉलिनेटिंग बोथ दी पेरेंट्स। देखो जो अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा जिसमें हमने F2 जनरेशन फाइंड की थी, ये कौन सी जनरेशन थी, F2 जनरेशन थी, जिसमें हमने क्या करा था, सेल्फ पॉलिनेट किया था जो भी हमारे पास F1 जनरेशन में प्लांट्स आए थे। ठीक है, F1 जनरेशन के प्लांट्स क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, उन्हीं को जब हमने सेल्फ पॉलिनेट किया था तो हमारी किसकी जनरेशन आई थी, F2 जनरेशन आई थी। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है जिसमें हम सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं F1 जनरेशन के प्लांट्स को। तो हमेशा याद रखना है कि जो मेंडल ने F2 जनरेशन के प्लांट्स को ऑब्टेन किया था, वो जो भी F1 जनरेशन के प्लांट्स उसे मिले थे उन्हीं के बीच में क्या कराया था, सेल्फ पॉलिनेशन कराया था।
क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ए में पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ द प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स इन एन ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट हाइट ट्रेट इन पी प्लांट। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से जो प्रोटीन्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक एग्जांपल लेके, जिसमें हम एग्जांपल किसका लेंगे, शॉर्ट हाइट पी प्लांट का। तो देखो, जो प्रोटीन्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो क्या होते हैं, एंजाइम के एक्शन के थ्रू होते हैं। जो हमारे जीन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जो प्रोटीन्स बनाएंगे। और जो एक स्पेसिफिक जीन है वो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन की कौन सा हमारा प्रोटीन वहां बनेगा। जैसे एग्जांपल है पी प्लांट का, हमें यहाँ पे लेना है जो कैसा पी प्लांट हो, शॉर्ट हाइट हो। तो देखो, जब हमारी पी प्लांट में हाइट की इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है किसी एंजाइम के थ्रू, तो वो प्लांट्स के अंदर उस ग्रोथ के हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। अगर जीन हमारा नॉर्मल होगा तो जो एंजाइम है वो एक्टिव होंगे और प्रोड्यूस करेंगे अच्छे अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन को, जिससे जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल। अगर हमारा जीन म्यूटेटेड होगा, मान लो वो ढंग से वर्क नहीं कर रहा, सही से वर्क नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में जो हमारा एंजाइम है वो बहुत कम अमाउंट में या फिर नॉन फंक्शनल, जो सही से काम ना कर रहा हो, इस तरीके से रिलीज होगा, जिससे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हार्मोन है वह कम से कम अमाउंट में रिलीज होगा और जो प्लांट है वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाइट का ट्रेट होगा प्लांट के अंदर वो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, एक एंजाइम के थ्रू। और वो एंजाइम क्या है, एक हमारा प्रोटीन है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे पूरा। जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। A specific gene provides instructions for a specific protein. For example, in a pea plant, the gene for height provides instructions for an enzyme that synthesizes a plant growth hormone. If the gene is normal, the enzyme is active and produces sufficient growth hormone resulting in a tall plant. If the gene is mutated, the enzyme may be less efficient or non-functional. Leading to less growth hormone
and a short plant. Therefore, the trait of height is controlled by the efficiency of the enzyme, which is प्रोटीन। वो क्या है हमारा इसमें? प्रोटीन है। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स इन अ सेल। हमें इंफॉर्मेशन सोर्स बताना है जिसके थ्रू हमारा प्रोटीन बनता है। तो वो इंफॉर्मेशन सेल्स क्या है या इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? वो है हमारा इसमें डीएनए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन अ सेल इज डीएनए, जिसमें डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? वो है हमारा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। Question number 6. Explain with the help of a flow chart that in human beings father is responsible for the sex male or female of the child. हमें यहाँ पे ग्राफ के थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू ये बताना है कि ह्यूमन बींग्स में फादर रिस्पॉन्सिबल होता है कि चाइल्ड का सेक्स क्या होगा। इट कैन बी मेल और फीमेल। तो देखो एक ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन के अंदर जो 23 पेयर्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। जिसमें जो 22 पेयर्स होंगे वो मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं। सिंगल जो वन पेयर होता है वो मेल में डिफरेंट होता है, मेल में होता है एक्स वाई, और जो फीमेल में होता है वो होता है हमारा एक्स एक्स। जब मेल से हमारे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है एक्स वाई की, और फीमेल से गैमेट की फॉर्मेशन होती है एक्स एक्स की, और जब ये फ्यूज करते हैं तो हमारे जो फ्यूजन के बाद जाइगोट्स बनते हैं वो क्या होंगे? एक्स 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 एक्स। एक होगा हमारा इसमें एक्स वाई एंड अनदर वन भी क्या होगा हमारा इसमें एक्स वाई। तो यहाँ पे 50-50% चांस होते हैं कि जो हमारा बेबी होगा या चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और एक चीज, मेल होने के लिए जो हमारे पास क्रोमोसोम्स का सेट होता है वो होता है एक्स और वाई। और वाई क्रोमोसोम सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? मेल पेरेंट में। तो इस वजह से कहा जाता है कि किसी भी चाइल्ड का सेक्स ये वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके फादर से इनहेरिटेड क्रोमोसोम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में बोला गया है व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? तो देखो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स हमारे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी एनिमल हो या प्लांट सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और हर एक क्रोमोसोम हमारा प्रोटीन से मिलके बना होता है जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है डीएनए का। और ये जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं किस फॉर्म में? जीन्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे क्रोमोसोम्स आर thread-like structures located inside the nucleus of animal and plant cells. Each chromosome is made of protein and a single molecule of deoxyribonucleic acid यानी डीएनए।
and they carry the genetic information in the form of genes. बी पार्ट में हमसे पूछा गया है एक्सप्लेन इन ब्रीफ हाउ स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट ऑफ अ स्पीशीज इज इंश्योर्ड इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि कैसे डीएनए का कंटेंट जो है किसी भी स्पीशीज के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो देखो, जो स्टेबिलिटी होती है डीएनए कंटेंट की, तो जो हमारी स्टेबिलिटी होती है डीएनए कंटेंट की, वो किसके थ्रू इंश्योर की जाती है? मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। मियोसिस क्या है? एक हमारा सेल डिवीजन का टाइप है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। यानी अगर पेरेंट सेल पे हमारे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो अनदर जो हमारा गैमेट सेल्स के फ्यूजन के बाद जो हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद क्रोमोसोम्स होंगे जाइगोट पे, वो हाफ हाफ दोनों पेरेंट सेल के होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कंटेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इज इंश्योर्ड बाय meiosis, and meiosis is a type of cell division that reduces the number of chromosomes in the parent cell body by half to produce 4 gamete cells। अब जब हमारे 2 गैमेट सेल्स फ्यूज होंगे व्हेन 2 गैमेट्स, कौन कौन से? मेल से हो गया स्पर्म और फीमेल से हो गया हमारा एग। ये फ्यूज करेंगे कब? फर्टिलाइजेशन के दौरान। सो द ओरिजिनल डिप्लॉयड नंबर ऑफ chromosomes is restored in the zygote, in the zygote. Thus, ensuring the stability of the DNA content of the species। अब देखो यहाँ पे ये बोला क्या गया है, मानो जो हमारा पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में मेल है और क्या है? फीमेल। मेल के पास जो क्रोमोसोमल है वो है 2n, फीमेल पे भी 2n, देन गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो ये हो जाएगा nn। कौन से प्रोसेस के थ्रू? मियोसिस के थ्रू। अब जब फ्यूजन होगा तो हमारा जो एक गैमेट मेल से आएगा एक फीमेल से आएगा, तो टोटल कितने हो गए? 2n। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है उस दौरान पे मेल और फीमेल दोनों से जो गैमेट्स आते हैं वो हाफ नंबर पे आते हैं, लेकिन फ्यूजन होने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, उस जाइगोट के अंदर हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? रिस्टोर हो जाते हैं। यानी जितने पेरेंट सेल पे होते हैं उतने ही किसके अंदर भी देखने को मिलेंगे? जाइगोट के अंदर भी देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में पूछा गया है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, आउट ऑफ दिस हाउ मेनी आर सेक्स क्रोमोसोम्स। तो देखो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वो होते हैं 23 पेयर्स, जिसमें से सिंगल वन पेयर कैसे होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें मेल में प्रेजेंट होता है पेयर में एक्स वाई, और जो फीमेल है उनके अंदर कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स एक्स। एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज द प्रोजेनी इज मेंटेन। तो ये सेम वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। देखो इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें एक्सप्लेन करना है किस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोजेनी यानी जायगोट के अंदर वो क्या रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। तो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो हमारे मेल और फीमेल है दोनों में 2n के सेट्स हैं क्रोमोसोम के। अब जो 2n के सेट के क्रोमोसोम हैं वो यहाँ पे क्या हो रहे थे, मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी। वो गैमेट्स कौन से हैं, एन और एन। अब जब एक गैमेट मेल से आता है एक गैमेट फीमेल से आता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट यानी प्रोजेनी की फॉर्मेशन होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो मेल और फीमेल में जितने हमारे नंबर ऑफ सेट के थे क्रोमोसोम के उतने ही हमारे किसके अंदर भी प्रेजेंट है, जाइगोट के अंदर भी प्रेजेंट है। तो अगर हमसे यहाँ पे पूछा जाए वो क्या रीजन है जिसकी वजह से जो हमारे प्रोजेनी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेट्स है क्रोमोसोम्स के वो मेंटेन है, तो उसका रीजन ये है कि जो हमारे यहाँ पे गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोजेनी के अंदर नंबर ऑफ सेट्स है क्रोमोसोम के वो पेरेंट सेल के कंपैरिजन में क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में बोला गया है, अ मैन विथ अटैच्ड ईयर लोब्स मैरीज अ वुमेन हैविंग फ्री ईयर लोब्स। एक मैन है जिसके जो ईयर लोब्स है वो कैसे हैं, अटैच्ड है, जिसकी शादी हुई है एक वुमेन से जिसके ईयर लोब्स कैसे हैं, फ्री है। तो 50% ऑफ देयर चिल्ड्रन हैव फ्री ईयर लोब्स एंड 50% हैव अटैच्ड ईयर लोब्स। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ दिस ट्रेट एंड राइट द ट्रेट कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रोजेनी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हमारा मैन है उसके जो ईयर लोब्स है वो अटैच है और वही जो वुमेन है उसके ईयर लोब्स क्या है, फ्री। और जो उनके बेबी हैं उनमें 50-50% चांस है कि जो उनके ईयर लोब्स होंगे वो फ्री भी हो सकते हैं और अटैच भी हो सकते हैं। और हमें इस पूरे को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे अलील्स बनाएंगे। मैन के कैसे ईयर लोब्स हैं, अटैच्ड ईयर लोब्स हैं। तो उसको हम लिखेंगे स्मॉल ई। वहीं जो हमारी फीमेल है फीमेल में हो गए हमारे फ्री ईयर लोब्स, वो क्या होगा, कैपिटल ई और स्मॉल ई एल। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, 50% चांस है चिल्ड्रन में जो ईयर लोब्स होंगे वो फ्री होंगे और अटैच्ड होंगे। तो देखो ये हो जाएगा कैपिटल ई स्मॉल ई यानी फ्री ईयर लोब्स, स्मॉल ई यानी अटैच्ड ईयर लोब्स, कैपिटल ई स्मॉल ई यानी इसमें कौन से ईयर लोब्स होंगे, हमारे फ्री ईयर लोब्स, और स्मॉल ई यानी अटैच्ड ईयर लोब्स। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है किस तरीके से एक चिल्ड्रंस के अंदर जो हमारे अटैच्ड ईयर लोब्स होंगे या फिर फ्री ईयर लोब्स होंगे। नेक्स्ट पूछा गया है, राइट द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द फादर एंड द मदर।
इन दी अबव केस हमें जीन कॉम्बिनेशन बताना है फादर का और मदर का। तो फादर का जो जीन कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ई, और जो मदर का जीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो होगा कैपिटल ई और स्मॉल ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोला गया है अ क्रॉस वॉज मेड बिटवीन ग्रीन स्टेम्ड टोमेटो प्लांट्स डिनोटेड बाय कैपिटल जी, यानी कैपिटल जी ये बता रहा है कि जो हमारा टोमेटो प्लांट है वो कैसा है, ग्रीन है उसकी स्टेम, और उसको जब हमने क्रॉस कराया है स्मॉल जी यानी जो स्टेम है वो किस कलर की है, पर्पल कलर की है। तो हमें बताना है F1 जनरेशन में किस तरीके का हमारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो क्रॉस कराएंगे कैपिटल जी, गैमेट्स बनेंगे स्मॉल जी, फ्यूज कराने पे कैपिटल जी स्मॉल जी, ये हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल जी, और अगेन इसका कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल जी। यानी सारे स्टेम कैसे होंगे, ग्रीन स्टेम होंगे। तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट में पूछा गया है इसमें व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सेप्ट इन देयर F1 प्रोजेनी एंड वाई। तो F1 प्रोजेनी में सारे स्टेम कैसे हो रहे हैं, ग्रीन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे F1 प्रोजेनी में जो हमारे सारे स्टेम है वो ग्रीन है, क्योंकि इसमें हमारा जो रेसेसिव अलील है वो है कैपिटल जी, एंड डोमिनेटेड अलील कौन सा है इसमें हमारा, स्मॉल जी। एंड डोमिनेटेड अलील इज इक्वल्स टू में स्मॉल जी। बी पार्ट में हमसे इसमें पूछा गया है गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट्स इन F1 प्लांट्स आर अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट टू प्रोड्यूस F2 प्रोजेनी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें F2 जनरेशन के बीच में क्रॉस कराना है, परसेंटेज निकालनी है। तो हमारे जो F1 प्रोजेनी है उसमें सारे प्लांट्स कैसे हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी कैसे हुए, ये हेटेरोजाइगस। तो जब अब हम इस F1 जनरेशन के प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, यानी कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल जी स्मॉल जी में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो यहाँ पे हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, और ये हो जाएगा स्मॉल जी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास ये प्लांट भी कैसा होगा, ग्रीन स्टेम, दिस वन ऑल्सो ग्रीन, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन। यानी 4 ऑब्जर्वेशन में से सिंगल एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो किस में आ रही है, पर्पल में आ रही है। और अगर हम 1/4 निकालें 100% का, तो वो कितना आएगा, 25%। यानी 25% ऐसे प्लांट है जो कैसे होंगे, पर्पल स्टेम्ड के होंगे। अब राइट द रेशियो बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी प्लांट्स इन द F2 प्रोजेनी। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखो किसका रेशियो निकालना है, कैपिटल जी रेशियो और स्मॉल जी का रेशियो। तो कैपिटल जी कितने हैं, सिंगल वन, और स्मॉल जी भी कितने हैं, सिंगल वन। यानी जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:1। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें बोला गया है प्योर टॉल प्लांट्स, यानी टॉल पी प्लांट है जो है कैपिटल टी, जिसको क्रॉस कराया गया है स्मॉल ड्वार्फ पी प्लांट से जो है स्मॉल टी। हमें क्या करना है, F1 जनरेशन में देखना है कि क्या प्रोड्यूस कौन से प्लांट्स होंगे, देन उसको सेल्फ पॉलिनेट कराना है जिससे हमारा F2 जनरेशन हो। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F जनरेशन लुक लाइक, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो कैपिटल टी यानी टॉल प्लांट्स, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट्स, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी
कैपिटल टी दोनों में, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल टी। नाउ फ्यूज होगा, क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 जनरेशन जो होगी उसमें हमारे सारे प्लांट्स कैसे होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि जो हमारा हेटेरोजाइगस अलील का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट्स एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट्स इन F2 जनरेशन। यहाँ पे ये प्योर टॉल प्लांट्स और प्योर ड्वार्फ प्लांट्स का मतलब ये है कि वो होमोजाइगस एलील हो, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो जब हम अपने F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में क्या करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो यहाँ पे हमारे गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पर भी। ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। हमसे पूछा गया है प्योर टॉल प्लांट का रेशियो किसके साथ, प्योर ड्वार्फ प्लांट के रेशियो के साथ। ठीक है, तो प्योर टॉल प्लांट होगा टी टी, और ऐसे ही स्मॉल टी जो होमोजाइगस हो। होमोजाइगस का मतलब होता है कि दोनों अलील्स क्या हो, हमारे सेम हो। तो रेशियो कितना होगा, 1:1। Question number 12. A pure pea plant bearing terminal flowers was cross-pollinated with a pure plant having axillary flowers. In F1 generation, plants with axial flowers only were obtained, and F1 generation plants are self-pollinated and F2 generation is obtained. तो देखो एक प्योर पी प्लांट है जिसमें जो उसके फ्लावर्स है वो टर्मिनल पे वियर करते हैं। जब हम उनका क्रॉस पॉलिनेटेड कराते हैं प्योर प्लांट एक्सिलरी फ्लावर्स के साथ, यानी जो हमारे एक्साइल रीजन्स पे होंगे, तो हमारे F1 जनरेशन में हम देखेंगे कि सारे फ्लावर्स कैसे हैं, एक्सियल प्लांट्स पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम एक्सियल प्लांट फ्लावर्स की बात करें, तो जो हमारा एक्सियल फ्लावर्स में अलील्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, कैपिटल ए। वही हमारा दूसरा कौन सा प्लांट है, टर्मिनल फ्लावर्स है। तो जब हम टर्मिनल फ्लावर्स के अलील्स की बात करेंगे वो हो जाएगा स्मॉल ए। अब जब हम इनके बीच में पॉलिनेशन का क्रॉस पॉलिनेट कराएंगे तो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल ए अगेन स्मॉल ए और स्मॉल ए। क्रॉस पॉलिनेशन कराते ही ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस वन कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये भी हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। यानी सारे के सारे प्लांट्स कैसे होंगे, F1 जनरेशन में एक्सियल फ्लावर्स होंगे। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि फर्स्ट में वर्क आउट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन दिस केस। हमें क्या बताना है, पैटर्न बताना है। तो देखो पैटर्न तो हमारा यही है, किस तरीके से कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्लो चार्ट में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। अब हमसे प्लांट्स का रेशियो पूछा गया है बी पार्ट में F2 जनरेशन के अंदर। तो जो हमारा F1 जनरेशन है उसके बीच में क्या कराना है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए में जब हम क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे हमारे गैमेट्स बनेंगे ए, ये भी हो जाएगा कैपिटल ए और स्मॉल ए। अब कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और ए। अब देखो इसमें अगर हम रेशियो की बात करें तो ये जो फ्लावर होगा वो भी कैसा होगा, एक्सियल, दिस वन ऑल्सो एक्सियल, क्योंकि डोमिनेंट कौन है हमारा इसमें, कैपिटल ए, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल ए, कैसा फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे जो F2 जनरेशन में रेशियो होगा वो क्या होगा, 3:1। 3:1, जिसमें 3 कौन से फ्लावर्स हैं, एक्सियल फ्लावर्स, और 1 कौन से फ्लावर्स हैं इसमें,
टर्मिनल फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है अ प्योर पी प्लांट हैविंग राउंड, जिसका जो अलील है वो क्या है, कैपिटल आर, येलो, कैपिटल वाई, सीड्स इज क्रॉस्ड विथ अनदर प्योर पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, सब्सिक्वेंटली F1 प्रोजेनी इज सेल्फ पॉलिनेटेड टू ऑब्टेन F2 प्रोजेनी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, प्योर पी प्लांट है जिसमें राउंड येलो सीड्स है जिनको क्रॉस कराया गया है रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ। उसके बाद जो हमारी F1 प्रोजेनी मिलेगी उसको F2 प्रोजेनी के साथ क्या करा दिया है, सेल्फ पॉलिनेट करा दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट डू द सीड्स ऑफ F1 जनरेशन लुक लाइक। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसी सीड्स हैं, राउंड एंड येलो सीड्स जिसको क्रॉस कराया गया है रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स के साथ। तो जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में क्या होगा, देखो गैमेट्स बनेंगे आर वाई कैपिटल वाई, आर कैपिटल वाई, इसी तरीके से स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब होगा क्या, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेम इनमें भी ऐसे ही होगा। और दिस वन, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी जो सारी गैमेट्स का फॉर्मेशन है वो कैसी है, सीड्स वो होंगी राउंड एंड येलो सीड्स। तो F1 जनरेशन में सीड्स कैसी आई, राउंड एंड येलो। गिव द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेड्स इन सीड्स ऑफ F2 जनरेशन, ऑल्सो गिव देयर रेशियो। हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बतानी है कि कौन कौन सी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं किसमें, F2 जनरेशन के अंदर। तो ये जो है ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हम इसका पूरा यूनिट स्क्वायर बनाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा बड़ा बनेगा। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन सीड को हम क्या कराते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं उनके बीच में, तो जो हमारी F1 जनरेशन है उसमें राउंड एंड येलो आते हैं। लेकिन जब हम उनको F2 जनरेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर जो हमारा रेशियो होता है वो कितना होगा, 9:3:3:1। ठीक है। अब इसमें राउंड वाली कैसी सीड्स है, राउंड वाली है, सॉरी 9 है हमारी राउंड और येलो सीड्स, 3 सीड्स कैसी है, राउंड और ग्रीन, अगेन 3 सीड्स कैसी है, रिंकल्ड एंड येलो, और ये जो 1 सीड है वो होगी हमारी रिंकल्ड एंड ग्रीन। सी पार्ट में पूछा गया है स्टेट द रीजन फॉर ऑब्टेनिंग सीड्स ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स इन F2 जनरेशन। हमें रीजन बताना है कि जो हमें नया कॉम्बिनेशन मिला है F2 जनरेशन में वो क्यों है। तो देखो यहाँ पे हमारा एक लॉ फॉलो होता है, वो क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें ये बोला गया है कि गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जो हमारे अलील्स हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, पर्टिकुलर एक ट्रेट के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें अनदर ट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ड्यू टू दी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स द segregation of alleles for one trait is
independent of the segregation of alleles for another trait, and this allows for new combinations of alleles to form in the gametes, which then results in new phenotypic combinations in the offspring. क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पल फ्लावर्ड पी प्लांट्स इज डिनोटेड एज कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। तो देखो जो पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं पी प्लांट के वो किस किस फॉर्म में डिनोट किए गए कैपिटल डब्ल्यू में, और जो वाइट फ्लावर्स हैं वो किस में स्मॉल डब्ल्यू में। देन दीज टू प्लांट्स आर क्रॉस्ड एंड F1 जनरेशन इज ऑब्टेन। लिस्ट टू ऑब्जर्वेशंस मेड बाय मेंडल इन F1 जनरेशन प्लांट्स। हमें ये देखना है कि F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे। तो कैपिटल डब्ल्यू कैसे के फ्लावर हो गए, पर्पल फ्लावर, जिनको हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल डब्ल्यू यानी व्हाइट फ्लावर से। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो कैपिटल डब्ल्यू है वो क्या है, डोमिनेंट है, अपने आप को डोमिनेट करेगा। तो जो हमारे सारे F1 जनरेशन के प्लांट्स होंगे वो कैसे होंगे, पर्पल होंगे, जिसमें जो व्हाइट कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि सारे प्लांट्स कैसे हैं, पर्पल कलर के हैं। अब सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है गिव द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट्स, एंड सेकेंड पार्ट में पूछा गया है रेशियो ऑफ द जीन कॉम्बिनेशन डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू इन F2 जनरेशन। सबसे पहले हमें परसेंटेज बतानी है व्हाइट फ्लावर्स की F2 जनरेशन के अंदर। तो जब हम F2 जनरेशन में F1 जनरेशन के फ्लावर को क्या करा देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो क्या हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। गैमेट्स बनेंगे स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। अब कैपिटल डब्ल्यू, दिस वन इज कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। अब ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये जो फ्लावर है वो कैसा होगा, पर्पल, दिस वन ऑल्सो पर्पल, ये फ्लावर भी कैसा होगा हमारा पर्पल, और दिस वन इज वाइट। अब हमसे इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि जो हमारा व्हाइट कलर का फ्लावर है उसकी क्या परसेंटेज होगी। तो देखो सी का आंसर क्या होगा, अ डोमिनेंट trait is one that is expressed in the phenotype even when only one copy of the allele is present। तो जो हमारा एक डोमिनेंट ट्रेट होता है वो तब अपने आप को एक्सप्रेस करता है किसी भी फिनोटाइप के अंदर अगर उसका सिंगल एक अलील भी प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है कैपिटल टी, जिसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है यानी वो अपने ट्रेट को शो करेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो जो कैपिटल टी है वो सिंगल एक कॉपी होने की वजह से अलील के वो भी अपने ट्रेट को वहां पे शो करता है। लेकिन वही अगर रेसेसिव ट्रेट्स के बारे में बात की जाए तो रेसेसिव ट्रेट्स तब एक्सप्रेस करेंगे जब उसके अलील की कितनी कॉपीज होंगी, दो कॉपीज। जैसे यहाँ पे स्मॉल टी की दो कॉपीज है तभी जाकर के वो अपने ट्रेट को शो करेगा। और ऐसे पेयर जिसके ऐसे अलील जिसमें पेयर्स की फॉर्म में हमारे ट्रेड्स शो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रेसेसिव अलील।
क्वेश्चन नंबर 16 के ए पार्ट में बोला गया है इन ह्यूमन बीइंग्स द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड्स वेदर द न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज अ मेल और फीमेल एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो डायग्राम। तो देखो, ये जो हमारा टॉपिक है ये हम ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस में डिस्कस कर सक चुके हैं कि किसी भी न्यू बॉर्न बेबी का जो सेक्स है इट कैन बी मेल और फीमेल, वो किस पे डिपेंड करता है, फादर पे। क्योंकि जो फादर है यानी जो मेल है उसके अंदर क्रोमोसोम्स का कौन सा सेट होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम का सेट होता है। वहीं जो मदर होती हैं उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम का सेट होता है। अब ये जो एक्स एक्स और एक्स वाई है इनके गैमेट्स बनते हैं एक्स वाई। देन एक्स एक्स इनका फर्टिलाइजेशन के दौरान जब फ्यूजन होता है तो दो सेट्स बनते हैं डबल एक्स के और दो बनते हैं एक्स और वाई के। तो इसकी वजह से जो 50-50% चांसेस होते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। बी पार्ट में पूछा गया है सम एनिमल्स रिले ऑन एनवायरनमेंट क्यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट गिवन एन एग्जांपल्स। तो देखो, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये जस्टिफाई करता है, जैसे हमारा टर्टल का अगर हम एग्जांपल लें कि जो हमारा इंक्यूबेशन टेम्परेचर होता है वो ऑफस्प्रिंग का डिटरमाइन करता है एक्स के टेम्परेचर के ऊपर, जिसमें कूलर टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं मेल और वार्मर टेम्परेचर कौन प्रोड्यूस करता है, फीमेल। द स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड बाय द एग्जांपल ऑफ टर्टल्स वेयर द incubation temperature of the egg determines the सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जिसमें एग का टेम्परेचर इंक्यूबेशन के टाइम ये बताता है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा। अगर उसका कूलर टेम्परेचर होगा तो इट कैन बी मेल, कूलर टेम्परेचर प्रोड्यूसेस मेल्स while warmer temperatures produce females। क्वेश्चन नंबर 17 इन ह्यूमन बींग्स, देखो यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ गिवन है जिसमें बोला गया है इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से आउट ऑफ दिस 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर अगर हम इसको नंबर्स में काउंट करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 46 नंबर्स में। अब इस 23 पेयर्स के अंदर जो 22 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के उनको हम ऑटोसोम्स क्रोमोसोम बोलते हैं, और सिंगल जो वन पेयर होता है क्रोमोसोम का जिसमें नंबर में दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ये जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। तो जो उसमें बोला गया है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड यानी प्रोजेनी इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये डिसाइड होता है कि जो हमारा चाइल्ड होगा यानी जो प्रोजेनी होगी वो मेल होगा या फिर फीमेल। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाट आर क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स क्या है सबसे पहले हमें वो बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर located inside the nucleus of एनिमल एंड प्लांट सेल्स। जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स भी, ये किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन से। दे आर
made up of protein and single molecule of DNA. बी पार्ट में हमसे पूछा गया है इसमें, Why is the pair of sex chromosome in human males called mismatch pair? क्यों जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उन्हें मिसमैच क्रोमोसोम बोला जाता है? क्योंकि मेल्स के अंदर कितने पेयर्स होते हैं? सिंगल वन पेयर होता है जिसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, आर डिफरेंट इन साइज एंड शेप. नेक्स्ट है सी के ए पार्ट में, शो विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट दैट द स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय और गर्ल इज 50:50. वही 50% चांसेस वाला है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था. पेरेंट्स में मेल एंड फीमेल. ठीक है. क्रोमोसोम की बात की जाए तो मेल में हो गया एक्स वाई और फीमेल में हो गया एक्स एक्स. नाउ गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो गैमेट्स हो जाएंगे एक्स और वाई, फीमेल में हो जाएंगे एक्स और एक्स. अब क्या होगा यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक्स मेल से आएगा और एक्स फीमेल से, तो डबल एक्स, अगेन डबल एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई एंड दिस वन ऑल्सो एक्स वाई. अब ये जो यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होगी वो क्या होंगी? गर्ल्स होंगी, यानी 50% चांस किसका है? गर्ल्स का. और जो हमारे पास यहाँ बॉय चाइल्ड होगा वो क्या होगा? बॉय. और उसके भी चांसेस कितने हैं? 50%. क्वेश्चन नंबर 18. इन अ एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेड्स, shape and color of seeds, the ratio of different combination in F2 progeny will be. तो क्या क्या लिया गया है? शेप और कलर. तो याद हो जब हमने F2 प्रोजेनी का यहाँ पे क्वेश्चन किया था जिसमें हमारी शेप क्या थी? या तो वो राउंड शेप में होगा या फिर कौन सी शेप होगी? रिंकल शेप होगी. कलर में या तो येलो कलर होगा या फिर ग्रीन कलर होगा. तो जब हमारे पास ये डाटा था तो उस कंडीशन में जो हमारी F2 प्रोजेनी थी उसमें रेशियो क्या आ रहा था हमारा? 9:3:3:1. यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. Question number 19. List any two pairs of visible contrasting characters of Gardens P plants used by Mendel for his experiments, stating the dominant and recessive characters in each pair. तो हमें यहाँ पे दो पेयर्स बताने हैं जिसमें विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो. जो गार्डन पी प्लांट को मेंडल ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में उसके अंदर, जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर्स हमें बताने हैं. साथ ही साथ इसके बी पार्ट में पूछा गया है, इन ह्यूमन बीइंग्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल और फीमेल चाइल्ड इज 50%, एक्सप्लेन विद द फ्लो डायग्राम. तो ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो 19 के सिर्फ ए पार्ट को हम यहाँ पे देखेंगे. तो ए पार्ट के अंदर वो जो दो पेयर्स थे वो कौन से थे? एक हम यहाँ पे लेंगे स्टेम की हाइट का और दूसरा लेंगे हम यहाँ पे सीड की शेप का, क्योंकि अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल्स उसी के बेसिस पे किए हैं. तो यहाँ लिखेंगे हम द टू पेयर्स ऑफ विजिबल contrasting characters of garden pea
टी प्लांट्स यूज्ड बाय मेंडल आर, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे? फर्स्ट है हमारे पास इसमें स्टेम की हाइट, या तो वो हाइट कैसी होगी टॉल यानी या वो प्लांट्स कैसे होंगे लंबे, या फिर बौने यानी ड्वार्फ। तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था? द डोमिनेंट कैरेक्टर इज टॉल एंड द रेसेसिव कैरेक्टर एंड द रेसेसिव कैरेक्टर इज ड्वार्फ। दूसरा हमने वहां पे लिया था सीड की शेप का, कि शेप या तो राउंड होगी या फिर रिंकल, जिसमें डोमिनेंट में था हमारा राउंड। द डोमिनेंट कैरेक्टर इज राउंड एंड द रेसेसिव कैरेक्टर इज wrinkled। Question number 20. A cross made between two pea plants produces 50% tall and 50% short pea plants. The gene combination of the parental pea plants must be. तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो हमारे प्लांट है क्रॉस किया गया है, जिसमें हमारे जो प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें 50% टॉल प्लांट है और 50% शॉर्ट। तो किन किन, हाँ, तो कौन सी हमारी जीन की कॉम्बिनेशन रही होगी? तो देखो हर एक केस को यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा हमारा अलील का जो कॉम्बिनेशन है या जीन का कॉम्बिनेशन है जिसमें 50-50% चांस होंगे टॉल और शॉर्ट पी प्लांट की। तो फर्स्ट है हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। सबसे बेस्ट है हर एक केस में पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, क्योंकि उससे जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो इजिली हमें पता चल जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसमें तो अब जो हमारे पास इसमें डाटा आएगा, इसमें 75% जो प्लांट है वो टॉल होंगे और 25% प्लांट क्या होंगे, शॉर्ट। यानी ए पॉइंट भी हमारा करेक्ट नहीं है। अब आते हैं बी पे। तो बी ऑप्शन में है हमारा कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएंगे कैपिटल टी का पेयर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम हमारे पास यहाँ पे 100% प्लांट कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो पुनेट स्क्वायर बनाने पे स्मॉल टी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 50% ऐसे प्लांट्स हैं जो टॉल होंगे और 50% ऐसे प्लांट हैं जो कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे। और हमें वही जीन का कॉम्बिनेशन बताना है जिसमें 50% प्लांट टॉल हो और 50% शॉर्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। Question number 21. What is variation? List two main reasons that may lead to variation in a population.
तो सबसे पहले यहाँ पे हम वेरिएशन के बारे में लिखेंगे कि वेरिएशन क्या होता है। तो देखो, वेरिएशन क्या है? वेरिएशन एक हमारा डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स के बीच में, जिसमें जो एक इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल से किस तरीके से अलग है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, वेरिएशन इज द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स among individuals within a species or population। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, लिस्ट टू मेन रीजंस दैट में लीड टू वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। हमें दो रीजंस बताने हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन होती है। तो वो दो रीजंस क्या हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू मेन रीजंस दैट में लीड टू वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन आर, फर्स्ट है इसमें हमारा जेनेटिक वेरिएशन। अब जेनेटिक वेरिएशन किस वजह से होता है? ये होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल के डिफरेंस की वजह से, जो हमें पेरेंट्स से मिलता है। इसके अंदर क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन भी हो सकता है, जीन फ्लो भी हो सकता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, दिस इज कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन दी जेनेटिक मटेरियल। वो क्या है हमारा? डीएनए इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, inherited from parents. It includes mutations, gene flow और genetic recombination। और genetic recombination in during sexual reproduction। ये तो हो गया फर्स्ट रीजन, किस वजह से हमारा क्या होता है? वेरिएशन होता है। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड है हमारे पास इन्वायरमेंटल वेरिएशन। ये क्यों होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं हमारे वेरिएशंस के टाइम पे, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे एक प्लांट्स की हाइट अफेक्ट हो सकती है कि उसको कितने अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल रही है और कितने अमाउंट ऑफ वाटर उसको रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हम सेकंड क्या लिखेंगे? इन्वायरमेंटल वेरिएशन। सेकंड इज इन्वायरमेंटल वेरिएशन। तो दिस इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ external factors on an organism trait. For example, a plant height may be affected by the amount of sunlight and water it receives। वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना उसको सनलाइट और वाटर मिल रहा है। इसकी वजह से जो प्लांट की हाइट है वो भी क्या हो सकती है? अफेक्ट हो सकती है।
तो अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में ए पार्ट में पूछा गया है हमसे, नेम दी टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय मैन। मैन के थ्रू दो तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, हमें वो बताना है। तो देखो, जो मैन की स्पर्म सेल्स होती है यानी जो गैमेट होता है, उसके अंदर दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। तो यहाँ लिखेंगे हम ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस हमारा सेल डिवीजन का वो पार्ट है जहाँ पे हमारे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो एक मैन की बॉडी के अंदर a man's body produces two types of sperm cells, ठीक है, जिसमें half of the sperm cells will carry an X क्रोमोसोम, जो कौन सा क्रोमोसोम कैरी करता है, X क्रोमोसोम को, and the other half carry a Y क्रोमोसोम। नाउ बी पार्ट में क्या बोला गया है, डज द मेल चाइल्ड इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फॉर हिज फादर, जस्टिफाई। क्या कोई एक मेल चाइल्ड अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम को इनहेरिट कर सकता है? नहीं, क्योंकि एक मेल चाइल्ड को होने के लिए उसके पास कौन सा क्रोमोसोम होना जरूरी है? वाई क्रोमोसोम। अगर वो एक्स क्रोमोसोम भी अपने फादर से इनहेरिट करता है, तो जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा, ये जो चाइल्ड होगा, वो मेल ना होकर के क्या होगी? फीमेल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, a male child does not inherit an X chromosome for his father because a male child inherits a Y chromosome from his father and an X chromosomes from his mother. Now the combination of XY chromosomes determines the मेल सेक्स। ठीक है, तो एक मेल चाइल्ड के लिए हमारे पास कौन से क्रोमोसोम की रिक्वायरमेंट होती है? एक्स और वाई क्रोमोसोम की, जिसमें हमेशा जो मेल चाइल्ड होता है वो फादर से कौन से क्रोमोसोम को इनहेरिट करता है? वाई क्रोमोसोम को। एक्स क्रोमोसोम को अगर वो इनहेरिट करता है, तो जो हमारा चाइल्ड होगा वो मेल ना होकर के क्या होगा? फीमेल। अब सी पार्ट में पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ ह्यूमन फीमेल। एक फीमेल के अंदर कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं? तो फीमेल के केस में सिंगल एक टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक्स क्रोमोसोम वाले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन फीमेल। अब वो ह्यूमन फीमेल में जो वन टाइप के गैमेट है वो कौन से हैं? द एग सेल विच कंटेन्स
अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम्स। इसी वजह से जो फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर जो हमारा क्रोमोसोम का पेयर होता है, वो कौन-सा होता है? एक्स एक्स का। और जो हमारे मेल्स होते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम का सेट होता है, वो किसका होता है? एक्स वाई का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमारा ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में बोला गया है जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जो हमें जीन्स इनहेरिट होते हैं अपने पेरेंट्स से, वो डिसाइड करते हैं कि जो चाइल्ड है उसका सेक्स क्या होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये जो हमारा असर्शन है वो क्या है? ट्रू, एकदम सही स्टेटमेंट दी गई है कि किसी भी चाइल्ड का जो सेक्स है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको अपने पेरेंट्स से कौन से जीन्स मिले हैं। रीजन हमें यह दे रखा है कि एक्स क्रोमोसोम इन अ मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि अगर हमारा जो मेल चाइल्ड है उसके लिए कौन सा क्रोमोसोम की रिक्वायरमेंट होती है? वाई क्रोमोसोम की, जो अपने वो फादर से इनहेरिट करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रीजन दे रखा है वो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि कभी भी मेल चाइल्ड के लिए जो हमारा क्रोमोसोम है वो एक्स ना होकर के क्या होता है? वाई होता है। तो अब इसमें हमारे पास टोटल 4 स्टेटमेंट है। 4 स्टेटमेंट कौन-कौन सी है? फर्स्ट है हमारे पास बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ये तो हमारी गलत हो गई, क्योंकि इसमें सिर्फ असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। बी में भी बोल रखा है ए एंड आर आर ट्रू, तो ए और बी हमारा कैंसिल हो जाएगा। सी में दे रखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे जो हमारा असर्शन है वो सही है और जो रीजन है वो क्या है? गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन डोमिनेंट ट्रेड्स एंड रेसेसिव ट्रेड्स। हमें दो डिफरेंस बताने हैं डोमिनेंट ट्रेड और रेसेसिव ट्रेड के बीच में। एंड नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ पी प्लांट्स इन द F2 प्रोजेनी वाज विथ येलो सीड्स एंड मैंडल क्रॉस बिटवीन द पी प्लांट्स हैविंग येलो वाई वाई एंड ग्रीन कलर्ड। तो देखो यहाँ पे हमें क्रॉस दिखाना है सेकेंड पार्ट में, लेकिन फर्स्ट में हमसे पूछा गया है डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें डोमिनेंट ट्रेड और रेसेसिव ट्रेड्स में, तो वो क्या होंगे? फर्स्ट क्या है, जो डोमिनेंट ट्रेड्स होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं फिनोटाइप में, अगर सिंगल एक कॉपी भी उसके अंदर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप इवन इफ ओनली वन कॉपी ऑफ द अलील इज प्रेजेंट। लेकिन वहीं अगर बात की जाए रेसेसिव ट्रेट की, तो उसके लिए पेयर में उसका होना जरूरी है, यानी यहाँ पे एक कॉपी से हमारा जो ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन रेसेसिव ट्रेट के लिए दो कॉपीज की रिक्वायरमेंट होती है। expressed in the phenotype only when two copies of the allele are present।
सेकंड डिफरेंस क्या है कि जो हमारे डोमिनेंट ट्रेट होते हैं उन्हें हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे रेसेसिव ट्रेट होते हैं उन्हें हमेशा हम लोअर केस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टॉल प्लांट का हम क्या लिखते थे, कैपिटल टी कैपिटल टी। वही अगर हम रेसेसिव की बात करें तो इट आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर, यानी स्मॉल लेटर्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे स्मॉल टी किसके लिए था, शॉर्ट प्लांट्स के लिए। थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो रिसेसिव अलील के जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर देते हैं, मतलब उसको ढक देते हैं, इसी वजह से वो अपने ट्रेट को शो कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ ए रिसेसिव अलील। रेसेसिव ट्रेट्स क्या करते हैं, ये मास्क कर देते हैं अपने आप को और डोमिनेंट जो ट्रेट्स होते हैं उनको उनकी प्रेजेंस को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो रेसेसिव ट्रेट्स हैं वो मास्क हो जाते हैं किसकी वजह से, डोमिनेंट ट्रेट की वजह से। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अभी एक और ट्रेट्स और हमारे पास ट्रेट्स आते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अब इसमें बोला गया है नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ पी प्लांट्स इन द F2 जनरेशन, क्या परसेंटेज होगी पी प्लांट्स की F2 जनरेशन में अगर येलो सीड्स के जो क्रॉस है उसको हम कराते हैं, यानी कैपिटल वाई जो है उसको क्रॉस कराएंगे स्मॉल वाई यानी ग्रीन सीड्स के साथ। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, क्रॉस बिटवीन कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो अगर इसमें हम जीनोटाइप की बात करें तो जो हमारे जीनोटाइप्स होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। और जो इनसे गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ F1 जनरेशन को बनाते हैं। तो जो हमारी F1 जनरेशन में सारे सीड्स कैसे होंगे, कैपिटल वाई यानी येलो होंगे। और अब हमसे पूछा गया है इसमें F2 जनरेशन के अंदर, तो जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन, यानी ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस कराएंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। अब जो हमारे गैमेट्स बनेंगे वो होंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब क्रॉस कराने पर ये हो जाएगा कैपिटल वाई, दिस वन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये हो जाएंगे हमारे स्मॉल वाई। तो इसमें 1 2 3 75% जो फ्लावर्स हैं जो सीड्स हैं वो कैसे होंगे, येलो। और सिंगल 25% सीड कैसा होगा हमारा इसमें, ग्रीन। और हमें इसमें क्या निकालनी थी, परसेंटेज ही निकालनी थी, लेकिन किस फ्लावर की, वो थी हमारी, यस दोनों की, येलो की भी और ग्रीन की भी। तो येलो की कितनी हो गई 75% और उसमें से जो ग्रीन की होगी वो कितनी होगी 25%।
लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमें क्या बताना है, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म द डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेड्स एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स विथ वन एग्जांपल ऑफ ईच। हमें यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बताना है एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बीच में। तो देखो, अगर हम समराइज करें, एक्वायर्ड ट्रेड्स वो होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक्सपीरियंस की मदद से हम इनहेरिट करते हैं, जैसे साइकिल किस तरीके से चलानी है या हमें किस तरीके से किसी से बातचीत करनी है। ये सारे क्या हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं जो हम अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं अपने अंदर। और इनहेरिटेड ट्रेड्स वो ट्रेड्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे हमारी आईज का कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया, ईयर लोब्स हमारे फ्री होंगे या अटैच्ड होंगे, ब्लड टाइप कौन सा होगा, ये सारे हमारे इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक सा ये डिफरेंस है जो हमें पेपर के लिए इसमें याद करना है। एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो देखो, एक्वायर्ड ट्रेड्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेड्स डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ड्यू टू environmental factors, experiences और लर्न्ड बिहेवियर्स। यानी जो हम बाहर अपने इन्वायरमेंट से अपने अंदर ट्रेड्स को इनहेरिट करते हैं, ट्रेड्स लेते हैं कि किससे कैसा बिहेवियर रखना है, कैसे हमारे एक्सपीरियंस होंगे किसी से बात करने के, ये सारे किसमें हैं, हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स में। एक्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से किसी इंफॉर्मेशन को गेन करना। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स में हम अपने सारी जितने भी ट्रेड्स है वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, यानी बाहर के इन्वायरमेंट को देखते हुए अपनी लाइफ टाइम को चेंज करना, लाइफ की जो स्टाइल है उसको चेंज करना, वो सारे कौन से ट्रेड्स में आते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स में। वहीं अगर हम इनहेरिट ट्रेड्स की बात करें तो ट्रेड्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जेनेटिक मटेरियल, जिसमें डीएनए के थ्रू यानी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू पेरेंट्स से हमारे चिल्ड्रंस के अंदर क्या आती है, ट्रेड्स पास होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक है। अब जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेड्स है, क्या वो हमारे जो हमने बाहर से इन्वायरमेंट से अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, क्या वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे? तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ इनहेरिट ट्रेड्स ही होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स पास नहीं होते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू दी नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन जो हमारे इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं वो अलग नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाते हैं, कैन बी पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक्वायर्ड ट्रेड्स जो होते हैं ये डीएनए के थ्रू कोडेड नहीं होते, इसमें सोमैटिक वेरिएशंस आती हैं, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट्स को लेके जो हम वेरिएशन लाते हैं। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स में ये जो हमारे कोडेड होते हैं डीएनए से, क्योंकि डीएनए की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, डीएनए की वजह से हमारे ट्रेड्स अलग हो रहे हैं, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। तो एक्वायर्ड में लिखेंगे नॉट इनकोडेड इन द ऑर्गेनिज्म, DNA, so it is a so they are somatic variations। ये कैसे की वेरिएशंस हुई, सोमेटिक वेरिएशंस हुई। वहीं अगर बात की जाए इनहेरिटेड ट्रेड्स की तो ये इनकोडेड होते हैं किसके थ्रू, डीएनए के थ्रू।
encoded in the organism's DNA. They are genetic variations. अब बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा एक्वायर्ड ट्रेड्स में कि अ पर्सन लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल, किस तरीके से बाईसाइकिल को चलाना है वो भी उसने एनवायरनमेंट से सीखा। वहीं अगर हम इनहेरिटेड ट्रेड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो पेरेंट्स से हो रहे हैं, यानी आई का कलर कैसा होगा, ब्लड टाइप हमारा कैसा होगा, या फिर हेयर का कलर कैसा होगा, ये सारे क्या हैं, हमारे इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे डिफरेंस हुए वो एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बीच में हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इस चैप्टर का। तो ये जितने भी हमारे पीवाईक्यूज थे जो मल्टीपल टाइम्स आ रहे थे एग्जाम में, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगर इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसके हम एक डाटा निकाले तो वो ये निकलता है। सबसे पहले हमें मेंडल के बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने कितने लॉज दिए थे, उन लॉ के बेसिस पे हमारी कौन कौन सी क्रॉसेस हुई थी, जैसे टॉल पी प्लांट का भी था और वहाँ पे राउंड रिंकल सीड वाले एग्जाम्पल्स भी थे। लेकिन इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ ऐसे भी क्रॉसेस करे हैं जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। येलो फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, पर्पल फ्लावर, क्वेश्चंस को जब हमने करा तो हमें यहाँ से ये देखने को मिला कि हम आराम से कोई भी हमारे पास एलील दिया हो, हम उसके बीच में क्रॉस करा के अपनी F1 प्रोजेनी और F2 प्रोजेनी को फाइंड करके उसमें रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी परसेंटेज को भी फाइंड कर सकते हैं। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स में, चाहे वो सीधे सीधे पूछे चाहे वो घुमा के पूछे, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि 50-50% चांसेस होते हैं मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड के होने के, उसको चार्ट में फ्लो करना। और दूसरा हमसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो एक मैन चाइल्ड है, सॉरी मेल चाइल्ड है, क्या वो अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम को इनहेरिट कर सकता है। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछा जाएगा या फिर घुमा करके। तो यहाँ पर सारे ट्रेड्स, सारे क्रॉसेस, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो मेंडल है उसने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और जो उसके अंदर पी प्लांट के अंदर उसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखे थे वो भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि उसका भी एक क्वेश्चन यहाँ पर था। और उन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में हमें डोमिनेंट कैरेक्टर भी पता होना चाहिए, रिसेसिव कैरेक्टर भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट के बीच में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हुआ हमारा ये चैप्टर फिनिश, जिसमें हमने इसके सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट किए और इन्हीं पीवाईक्यूज के थ्रू हमें सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे हेरिडिटी चैप्टर के वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम करेंगे उनके भी पीवाईक्यूज, और इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू को कंप्लीट करते हुए उनके जितनी भी रिवीजन है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे।